कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच तो पहले से ही ठनी थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के खिलाफ भी कांग्रेस खुलकर आ गई है। लेफ्ट पार्टियां पहले से ही ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। विपक्षी दलों की मुंबई में होने वाली बैठक के ठीक पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस के टकराव की वजह से गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिनों पहले ही सीपीएम ने लोकसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। इस बीच कांग्रेस ने ममता बनर्जी के करीबी नेता फिरहाद हाकिम के दामाद को पार्टी में शामिल कर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया। फिरहाद हाकिम के दामाद यासिर हैदर ने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में उनकी पार्टी का हाथ थाम लिया। हैदर को टीएमसी की युवा शाखा तृणमूल युवा कांग्रेस के महासचिव पद से हटा दिया गया था। अधीर रंजन चौधरी की उपस्थिति में कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल होते ही हैदर ने टीएमसी को जबरन वसूली करने वालों की पार्टी करार दिया। यासिर हैदर ममता बनर्जी के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए भी जाने जाते रहे हैं और कभी पार्टी की युवा शाखा के राज्य सचिव थे। हैदर 2019 तक टीएमसी की युवा शाखा के राज्य सचिव थे, जिसके बाद उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया था। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या वैध कारण के पद से हटा दिया गया। टीएमसी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के कारणों को लेकर हैदर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के राज्य सचिव के रूप में उनका नाम रहस्यमय तरीके से हटाए जाने पर अपनी नाखुशी व्यक्त की। हैदर ने कहा कि मेरी पहचान एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। मेरा जमीनी स्तर पर लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है। मैंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, लेकिन मुझे उसका कोई इनाम नहीं मिला। वो कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। राज्य सरकार में मंत्री हाकिम ने इस घटनाक्रम को तवज्जो नहीं दी। हाकिम ने कहा कि मुझे इस घटनाक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का नाम केवल इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। ये ऐसे लोगों को शामिल कर रही है जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वे फिरहाद हाकिम के करीबी लोगों के रूप में जाने जाते हैं। जब हैदर से पूछा गया क्या कांग्रेस में शामिल होने से पहले उनकी हाकिम के साथ कोई चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उन्हें एक नेता के रूप में देखकर बड़ा हुआ हूं, लेकिन हमारी विचारधाराएं अब बदल गई हैं। इस सवाल पर कि उन्होंने भाजपा के बजाय कांग्रेस को क्यों चुना, हैदर ने कहा, मैं राम मंदिर या मस्जिद पर राजनीति नहीं करता। मुझे लोगों के लिए काम करना पसंद है और कांग्रेस इसके लिए सबसे अच्छा मंच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली सेवा कानून के मुद्दे पर कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ दिया। विपक्षी एकता के लिए जरूरी भी था, लेकिन जब मतलब निकल गया फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबी दोस्ती उनकी सियासत को रास नहीं आती। वजह यह कि आम आदमी पार्टी हर उस राज्य में पैर पसारने को उतावली है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों के बीच की खींचतान में दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी एंट्री मार दी है। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। रायपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। विपक्षी गठबंधन में शामिल सहयोगियों का सियासी हमला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सीएम केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि रायपुर की उड़ान भरने से पहले आप दिल्ली की जमीन पर आकर बात कीजिए। देश की राजधानी रसातल में जा रही है, पहले उसकी चिंता कीजिए। दोनों के बीच सियासी नुक्ताचीनी पर नजर पड़ते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना चुप नहीं रहे। उन्होंने मौके को लपकते हुए एक ट्वीट किया और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी लपेटे में लिया। हरीश खुराना ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा कि जब आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को डुबा रहे हैं, इसके बावजूद आप उन्हीं के साथ गठबंधन करने के लिए आतुर हैं पवन खेड़ा जी। जब आप लोगों ने सोच ही लिया है तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। असल में अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भूपेश बघेल सरकार पर हमला भी बोला था। उनके इस रुख पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नसीहत दी कि रायपुर की उड़ान भरने से पहले जरा दिल्ली के धरातल पर भी बात कीजिए। देश की राजधानी तो पूरा शहर ही रसातल में जा रहा है, ऐसे में आप रायपुर क्यों जाएं? हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के प्रदर्शन की तुलना पिछली रमन सिंह सरकार से की जाएगी। आइए हम अपनी पसंद का एक क्षेत्र चुनें और यहां दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाम अपनी सरकार के प्रदर्शन की तुलना करें। क्या आप बहस के लिए तैयार हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रायपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी अगर दिल्ली पंजाब की तरह सुविधाएं चाहिए तो रायपुर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। यहां पर भी हम दिल्ली का एजुकेशन मॉडल लागू करेंगे, फ्री में सभी का इलाज करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप लोगों को कांग्रेस सरकार में जिन परेशानियों का सामना होता है उसका सामना हमारी सरकार आने पर नहीं करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय में चल रहे स्कॉलरशिप स्कीम के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया।
कागजों पर चल रही संस्थाओं ने फर्जी छात्रों के नाम पर करीब 144 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। अब सीबीआई जल्द ही राज्यों के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक 21 राज्यों में स्कॉलरशिप स्कीम का गोरख धंधा चल रहा था। 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में से 830 संस्थान कागजों पर चल रहे थे। मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से अल्पसंख्यक संस्थानों ने छात्रों के नाम पर बीते सिर्फ 5 साल में 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला किया। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला सामने आने के बाद पता चला कि फर्जी मदरसों और फर्जी छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खाते के जरिए निकाली गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि देश के 1572 संस्थानों में करीब 830 संस्थान सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। इनमें पिछले 5 सालों में करीब 144 करोड़ 83 लाख की स्कॉलरशिप का घोटाला किया गया। वहीं देश में करीब 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान हैं। सूत्रों ने बताया कि करीब 53% संस्थान फेक या नॉन कोऑपरेटिव निकले। इसके लिए मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च से करवाई गई थी। सरकार ने 830 फर्जी संस्थानों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। कई मामलों में पता चला कि एक मोबाइल नंबर पर 22 बच्चे रजिस्टर्ड थे और इस तरह केरल के एक जिले मलप्पुरम में पिछले 4 साल में 8 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है। असम के नगांव में एक बैंक शाखा में 66,000 स्कॉलरशिप खाते एक ही बार में खोले गए। इसी तरह कश्मीर के अनंतनाग डिग्री कॉलेज का मामला सामने आया। कॉलेज में कुल 5,000 छात्रों की संख्या है, लेकिन फर्जीवाड़ा कर 7,000 छात्रों की स्कॉलरशिप ली जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के सूत्रों की जानकारी से पता चला साल 2016 में जब पूरी स्कॉलरशिप प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया गया तो घोटाले की परतें खुलना शुरू हुई। साल 2022 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार दिया गया तो इस मामले को और गंभीरता से लेते हुए बड़े स्तर पर जांच शुरू करवाई गई। केंद्र सरकार अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के रूप में जारी कर चुका है। इसमें पिछले 4 साल से हर साल 2,239 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। देश की 12 लाख बैंक की शाखाओं में हर ब्रांच में करीब 5,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप से पैसे दिए जा रहे थे और देश में करीब 1,75,000 मदरसे हैं। इनमें केवल 27,000 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं जो स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्र हैं। स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक के छात्रों को दी जाती है। इसके तहत 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक दिए जाते हैं। जांच में सामने आया कि 1,32,000 बच्चे बिना हॉस्टल के रह रहे थे, लेकिन वे इसके नाम पर मिलने वाली छात्रवृत्ति ले रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार के करीबी और उनकी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के घर ईडी को छापेमारी में करोड़ों के गहने और कैश सहित कई संपत्तियों का पता लगा है। ईडी ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष ईश्वरलाल जैन, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनीज के परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में 1-1 करोड़ रुपए नकद और करीब 25 करोड़ रुपए मूल्य के 39 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए गए। सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक और ठाणे में जैन के 13 ठिकानों पर की गई। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने मोबाइल फोन से ऐसे दस्तावेज बरामद किए जो जैन के बेटे मनीष द्वारा नियंत्रित रियल्टी फर्म में लग्जमबर्ग इकाई से 50 मिलियन यूरो के एफडीआई प्रस्ताव का संकेत देते हैं। ईडी अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी में जलगांव में 2 बेनामी संपत्तियों के अलावा राजमल लखीचंद समूह से संबंधित 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 60 संपत्तियों का विवरण भी इकट्ठा किया गया। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जैन द्वारा नियंत्रित 3 ज्वेलरी फर्म्स के खातों की जांच के दौरान उन्हें पता चला कि राजमल लखीचंद समूह से जुड़ी पार्टियों के माध्यम से फर्जी खरीद बिक्री सौदों के जटिल जाल के माध्यम से ऋण दिए गए हैं और प्रमोटर्स द्वारा उस पैसे को अचल संपत्ति में निवेश किया गया। पिछले साल दिसंबर में सीबीआई की दिल्ली इकाई ने राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, आरएल गोल्ड और मनराज ज्वेलर्स और इसके प्रोमोटर्स ईश्वरलाल जैन, मनीष जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 3 बैंक धोखाधड़ी के केस दर्ज किए थे। आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर भारतीय स्टेट बैंक से 353 करोड़ रुपए का ऋण लिया और उसका भुगतान नहीं किया। इन्हीं प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
सुपरस्टार 72 साल के रजनीकांत ने 51 साल के सीएम योगी आदित्यनाथ के पांव क्या छुए, कांग्रेस लेफ्ट लिबरल गैंग में कोहराम मच गया। रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए लखनऊ में थे। फिल्म देखने जाने से पहले रजनीकांत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान रजनीकांत सीएम योगी के पांव छूते नजर आए। सीएम योगी ने पुष्प गुच्छ और किताब देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान रजनीकांत के साथ उनकी पत्नी लता रजनीकांत भी मौजूद रहीं। मुलाकात के बाद रजनीकांत के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनकी फिल्म देखने पहुंचे। जेलर फिल्म महज 10 दिन में 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई है। वहीं एक सुपरस्टार अभिनेता द्वारा सीएम योगी के पांव छूने की घटना से लेफ्ट लिबरल कांग्रेसी सभी जल भुन गए। सोशल मीडिया पर एक से एक नेगेटिव पोस्ट बाढ़ आ गई है। आमतौर पर सीएम योगी फिल्म नहीं देखते। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्लामिक कट्टरपंथियों के चेहरे को उजागर करती फिल्म द केरला स्टोरी देखी थी। तब भी कट्टरपंथियों और लेफ्ट लिबरल गैंग को मिर्ची लगी थी। जैसे ही रजनीकांत का सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने झुकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही कई कट्टरपंथी वामपंथी सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा मुख्यमंत्री को प्रणाम करने को लेकर भड़क गए। अभिनेता रजनीकांत भाजपा के साथ नजदीकी को लेकर पहले से ही चर्चित हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उनकी जोड़ी को अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बताया था। तब भी लेफ्ट लिबरल गैंग का गुस्सा फूटा था। रजनीकांत कई बार विभिन्न अवसरों पर पीएम मोदी के कामों की तारीफ कर चुके हैं, जिससे वामपंथी ब्रिगेड के वो पहले से ही निशाने पर रहते हैं। एक यूजर तो इतना आहत हो गया कि उसने ट्वीट किया, नफरत फैलाने वाले के पैरों पर गिरने के लिए रीढ़ विहीन पाखंडी कायर रजनी से चकित हूं। ये एक नया निचला स्तर है। एक अन्य एक्स यूजर ने अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा लिखा कि रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सम्मान में सिर झुकाया। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिन्हें इतनी तगड़ी मिर्ची लगी कि योगी आदित्यनाथ के बहाने सुपरस्टार रजनीकांत पर तरह तरह से हमला करना शुरू कर दिया। रजनीकांत ने अपनी फिल्म को दर्शकों से मिले जबरदस्त उत्साह को एक दैवीय आशीर्वाद कहा। इससे पहले रजनीकांत झारखंड में रांची में थे, जहां उन्होंने राज्य के प्रसिद्ध छिन्नमस्ता मंदिर की यात्रा और पूजा अर्चना की। उन्होंने रांची में योगदा आश्रम में ध्यान के लिए भी समय निकाला और इसके बाद उन्होंने राजभवन में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी आम आदमी पार्टी के बॉस अरविंद केजरीवाल अपने पुराने दांव के सहारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जीतने का सपना देख रहे हैं। वही ईमानदारी, वही भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा और साथ में ढेर सारी रेवड़ी। लेकिन ऐसा करना केजरीवाल को तब भारी पड़ गया जब बीजेपी ने पलटकर केजरीवाल को उनके दामन पर लगी कालिख दिखा दी। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले यहां जनता को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी। केजरीवाल ने जनता के बीच कहा था कि हम एक नंबर जारी करेंगे जिस पर फोन करने के बाद सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर काम करेगा। आपको 1 रुपया भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता परवेश सिंह साहिब ने कहा कि कितना हास्यास्पद है जिसके नेतृत्व वाली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त की गारंटी दे रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किए गए चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने जो रणनीति अपनाई थी, उसी रणनीति के तहत पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी की है। लेकिन तब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पकड़े नहीं गए थे। मुफ्त बिजली, अच्छे इलाज, रोजगार और शिक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तंज कसा है और केजरीवाल को जेल में बंद उनके साथियों की याद दिलाई है। अरविंद केजरीवाल ने यहां चुनाव से पहले जनता को कई गारंटीज दी। इनमें 24 घंटे बिजली की गारंटी, अच्छी फ्री शिक्षा की गारंटी, मुफ्त और अच्छे इलाज की गारंटी, युवाओं को रोजगार की गारंटी, महिलाओं को 1000 की गारंटी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी, शहीदों को 1 करोड़ रुपए गारंटी और कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने की गारंटी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी परिवार, खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी नवजोत सिंह सिद्धू पर से अब कांग्रेस का भरोसा उठ चुका है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम में उन्हें शामिल नहीं किया।
बल्कि जिस चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सिद्धू लगातार लगे रहे और विधानसभा चुनाव में खुद तो हारे ही, कांग्रेस की भी ऐसी तैसी करवा दी, उस चरणजीत सिंह चन्नी को खड़गे ने नई CWC में शामिल किया है। अरविंद केजरीवाल से गठबंधन का खुलकर विरोध कर रहे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा को भी खड़गे ने अपनी टीम से दूर ही रखा है। सोनिया गांधी के बेहद करीबी अंबिका सोनी का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू खड़गे की टीम से आउट हो गए हैं। हालांकि पंजाब के पूर्व गृह मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम इसमें शामिल है। लिस्ट में श्री अनंतपुर साहिब से मौजूदा सांसद मनीष तिवारी के साथ चंडीगढ़ से कई बार MP रह चुके पवन बंसल भी इसमें हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित समुदाय के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में दलित कार्ड चलाया था। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया CM बनाने का ऐलान किया और चन्नी पंजाब के पहले सिख दलित मुख्यमंत्री बने। चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सरकार में तकनीकी मंत्री भी रह चुके हैं। रामदासिया सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चन्नी साल 2017 में 47 साल की उम्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। बड़ा केंद्र बने चरणजीत सिंह चन्नी अब पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के निशाने पर पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी आ गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सतर्कता विभाग ने उन्हें कई बार तलब किया। वहीं रेत खनन मामले में चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी के बाद ED ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उन पर एक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए जांच की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।